So, warm good evening to all of you. You are most welcome on our YouTube channel डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में। अब तक हमने डिस्कस करा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मींस ऑन्को मींस कैंसर और लॉजी मींस स्टडी ऑफ कैंसर की स्टडी करना। कैंसर होता क्या बेटा? एबनॉर्मल अनकोऑर्डिनेटेड प्रोलिफरेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैंसर। कैंसर दो तरीके का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जैसे मैंने कल टर्म्स बताई कि मायोमा, जिसके पीछे ओमा लग जाए वो होता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ मसल्स, लाइक ऑस्टियोमा, OSTEOMA। तो इसके पीछे ओमा लग गया तो मींस बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन, और ऑस्टियोसार्कोमा होता तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। तो बेटा जिसके पीछे सार्कोमा लग जाए, फाइब्रोमा, फाइब्रोमा बिनाइन ट्यूमर ऑफ फाइबर्स, फाइब्रोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ फाइबर्स। तो बेटा जिसके पीछे ओमा लग जाए वो बिनाइन ट्यूमर होता है, और जिसके पीछे सार्कोमा लग जाए वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद में हमने कैंसर के डायग्नोसिस करने के लिए जो मेजरमेंट्स है वो यूज करें, जो हमारे इससे पहले की वीडियो में डले हुए हैं, वो क्लास पहले की वीडियो में अपलोड की हुई है, आप देख सकते हो और समझ सकते हो। अब उसके बाद में जब हम आज नेक्स्ट उसमें आते हैं तो अब हम पढ़ते हैं बेटा कैंसर की इटियोलॉजी, जो कि कॉमन है कैंसर की इटियोलॉजी। कई बार ये होता है बेटा कि किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि यदि हमने एक कॉमन इटियोलॉजी, आप यदि ये कॉमन इटियोलॉजी याद करते हो ना बेटा, तो ये कॉमन इटियोलॉजी आप कैंसर का कोई भी क्वेश्चन आए और वो यदि इटियोलॉजी पूछे तो वहां आप ये लिख सकते हो। ये कॉमन इटियोलॉजी है, कॉमन रिस्क फैक्टर्स है, कॉमन कॉजेज है, कॉमन डायग्नोसिस है। मींस कहने का मतलब है आप पूरा कैंसर पढ़ रहे हो, इसके बाद तो सिर्फ हम फॉर्मेलिटीज के लिए कैंसर पढ़ेंगे कि ये कैंसर ये होता है, इसकी ये कंडीशन है, ये डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट है, ये हमारी रेडियोथेरेपी है। जब हम इटियोलॉजीज की बात करते हैं तो इटियोलॉजी के अंदर जब कॉजेज की बात आती है बेटा, तो कॉजेज इटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला कॉजेज होता है फिजिकल कार्सिनोजेंस। हमारे कार्सिनोजेंस का मतलब क्या बेटा? जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं उसको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। इस कार्सिनोजेंस, जेंस मींस प्रोड्यूस करना, फिजिकल कार्सिनोजेंस मींस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल कंपोनेंट, उनको बोलते हैं बेटा फिजिकल कार्सिनोजेंस। दूसरा हो गया बेटा केमिकल कार्सिनोजेंस, जो केमिकल एजेंट कैंसर पैदा करते हैं उसको केमिकल कार्सिनोजेंस बोला जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। उसके बाद में आता है बेटा हार्मोन्स एंड ड्रग्स। कुछ हार्मोन्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर पैदा करती हैं। हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं। जब फिजिकल कार्सिनोजेंस की बात आती है, जब फिजिकल कार्सिनोजेंस की बात आती है तो सबसे पहले इस फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर आती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यूवी रेज जिसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और दूसरी बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बाद में कौन सी होती है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती है बेटा? जो एक्सरेज होती है, हमारी एक्सरे के अंदर जो रेडिएशंस निकलती है उनको आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज, और मैकेनिकल इंजुरी ड्यू टू गॉल स्टोन। और तीसरा जो फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर आ सकता है बेटा वो हो सकता है मैकेनिकल इंजुरी। मैकेनिकल इंजुरी मींस यदि आपको कोई मशीनरी या किसी के थ्रू आपको चोट लग गई है, या ऑपरेशन के दौरान गॉल स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट या स्टोन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। नॉर्मली गॉल ब्लेडर के अंदर जब स्टोन को रिमूव करते हैं बेटा, उसको सर्जिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं कॉलिसिस्टेक्टोमी। कॉलिसिस्टेक्टोमी, CHOLECISTECTOMY, कॉलिसिस्टेक्टोमी। कॉलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर। सुनो बेटा, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर। इसके अंदर क्या करते बेटा हम? रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर के अंदर हम क्या करते? रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर के अंदर कि यदि किसी पर्सन के अंदर गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन हो गई है, स्टोन अल्ट्रासाउंड में आ गई है, रिपोर्ट में आ गई, तो उस कंडीशन में वो गॉल ब्लेडर के अंदर जो स्टोन है वो आके बाइल डक्ट में ना फंस जाए, क्योंकि वो स्टोन वहां से निकल के, उस पाउच से निकल के बाहर आ सकती है ना।
तो वो स्टोन बाहर ना निकले, इसके चक्कर में उस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है, जिसको कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। दो तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, ओपन कोली और लैप कोली। दो तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना दोस्त, आज आपकी पहली क्लास है, इतना परेशान मत होना कि सर बड़ा हाईफाई फेंक रहे हैं। आपको भी समझ में आ जाएगी जब मेडिसिन कंप्लीट होगी। दो तरीके की कोलिसिस्टेक्टोमी होती है, ओपन कोली और लैप कोली। ओपन कोली मींस जिधर आपका गॉल ब्लैडर मींस आपका जो लीवर कहां होता है, आपके राइट साइड में लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर पाया जाता है। तो ओपन कोली के अंदर क्या करते बेटा, राइट साइड में इंसिजन लगाया जाता है, ओपनली चीरा लगाया जाता है, ओपनली अंदर घुसा जाता है और उसको रिमूव किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ओपन कोली। और आजकल लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके एब्डोमेन पर 3 या 4 छोटे छोटे से होल करके इंस्ट्रूमेंट को, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट दूरबीन की सहायता से वो ऑपरेशन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। उस लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी के अंदर 4 छोटे छोटे होल बनाकर एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर आती है, उसको डाला जाता है, उसके अंदर गैस भरी जाती है। गैस भरने के बाद आपका एब्डोमेन फुल हो जाता है। नॉर्मली नाइट्रोजन गैस भी भर देते हैं, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भरते हैं। वो आपका एब्डोमेन फुल हो गया, बल्ज हो गया, फूल गया। अब 4 जगह छेद करके वो इंस्ट्रूमेंट को घुसाया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक बैरियर, एक वाल लगा होता है, जिससे कि वो गैस बाहर नहीं आती। और इंस्ट्रूमेंट को हम जब डालते हैं उनके अंदर से, तो हम ऑपरेट करते हुए सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। आजकल जो प्रेफर्ड है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी है। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी किसी कॉम्प्लिकेशंस या किसी प्रॉब्लम में किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें। अब कोलिसिस्टेक्टोमी में गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ, लेकिन कोई पार्ट यदि वहां पर रह गया, अब वो पार्ट वहां पर रहते हुए वो डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, सेल सड़ रही है, तो वो क्या करती है, चांसेस होते हैं कि वो कार्सिनोमा प्रोड्यूस कर दे। तो बेटा फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर जो कॉजेज आएंगे आपकी इटियोलॉजी में, पहला आएगा यूवी रेज, दूसरा आएगा आयोनाइजिंग रेडिएशंस और तीसरा आएगा मैकेनिकल इंजरी। ये तीनों आपके फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं। चीज समझ में आई। उसके बाद दूसरा केमिकल कार्सिनोजेंस, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स कौन से, अब मैं इसको रब कर दूं। अब हम जब दूसरे की बात करते हैं भैया केमिकल कार्सिनोजेंस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले केमिकल कार्सिनोजेंस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो धुआं निकलता है किसी को जलाने से। हाइड्रोकार्बन जो गाड़ी का धुआं होता है, टबाको, स्मोक, सूत, तार, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट, ये सारे क्या है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मींस ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स एयर के अंदर घुल जाते हैं और एयर को पोल्यूट कर देते हैं, और जब हम इनको इनहेल करेंगे तो ये हमारे अंदर कार्सिनोमा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी के पीछे जो धुआं निकलता है वो भी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आता है। दूसरा एस्बेस्टोस, जो एस्बेस्टोस के अंदर जो काम करते हैं, जो रेत के अंदर काम करते हैं, बालू के अंदर, जो मिट्टी के अंदर काम करते हैं, मिट्टी की खदानों में जो काम करते हैं, उस मिट्टी से कभी सभी उसकी रेत से कोई बीमारी होती है, उसको एस्बेस्टोस बोलते हैं बेटा। उसके बाद मेटल्स जैसे लेड हमेशा, मर्क्यूरी, कोबाल्ट, निकल, ये कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। एक एजोडाइज सच एज बटर येलो, कुछ डाइज, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कि कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। आजकल आ गए ना मार्केट में डिफरेंट कलर्स, बालों में कलर करिए, ये कलर करिए, वो कलर करिए, ये सारे कलर्स केमिकल्स से होते हैं। ये केमिकल कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा नाइट्रोस कंपाउंड सच एज नाइट्रोसामीन्स, कुछ कंटेंट जैसे नाइट्रस अमीन होता है, ये नाइट्रस अमीनो हमारा क्या करता है बेटा, इसके अंदर नाइट्रस कंटेंट पाया जाता है जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग क्षमता रखता है और कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। इंसेक्टिसाइड, जितने भी कीटाणु मारने के जो भी इंसेक्टिसाइड्स, जो केमिकल्स आते हैं, ये कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। आर्सेनिक कंपाउंड्स, ये केमिकल्स हैं बेटा सारे। आर्सेनिक हो गया, बेंजीडीन हो गया, माइटोमाइसिन सी हो गया, एक्टिनोमाइसिन डी हो गया, ये सारे केमिकल्स ये क्या करते हैं बेटा, कैंसरस क्षमता रखते हैं, कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जैसे बीच में आया था ना, मैगी के अंदर लेड मिला होता है, मर्क्यूरी कुछ बताया था ना, लेड और मर्क्यूरी, इसको गवर्नमेंट ने बैन करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि ये लेड कैंसरस होता है, हेल्थ के साथ कैंसरस होते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोकल प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे जो कि हार्मफुल है। क्या पता क्या मिला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। शाइनिंग के लिए शीशे का बुरादा मिलाया जा रहा है, शाइनिंग आ जाए।
गुलाल के अंदर बहुत सारी चीजें, कार्सिनोजेंस, केमिकल्स। आप क्या सोच रहे हो? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आज हम जो फ्रूटी पीते हैं, या कोई हम 80 रुपए का कोई जूस का पैकेट खरीद के लाते हैं, उस जूस के पैकेट की कीमत होती है 100 रुपए में 1 किलो मिल जाता है। आप ये सोचिए यार, 1 किलो जूस कब निकलता है? 4 गुने फल चाहिए उस चीज के लिए। यदि आप 4 किलो अनार लेके जाओगे तो 1 किलो जूस निकलेगा। अनार की कीमत मार्केट में 100 रुपए है। आप यदि 4 किलो अनार ले गए, मीन 400 रुपए की जूस, क्या मिल रहा है आपको 100 रुपए में? ये क्या? ये सारा केमिकल है। ये केमिकल कितने कैंसरस, ये समझ में आया बेटा? तो आपको फिजिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में जैसे जो वायरसेज हैं, एपिस्टीन वायरस, ये नाम है बेटा, कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत ले, चेहरा खुल के हंस, खुल के समझो। एपिस्टीन वायरस, ये नाम याद रखना पड़ेगा बेटा। ह्यूमन हर्पिस वायरस, ह्यूमन पेपोलोमा वायरस, एडिनो वायरस, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस, ल्यूकेमिया सार्कोमा वायरस, पॉक्स वायरस, ये सारे वायरस के नाम है जो कि हमें याद करने। अरे भैया, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ये नाम याद करना पड़ेगा ना। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश शर्मा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वायरसेस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये वायरस कौन है? ये बायोलॉजिकल कंटेंट है। बायोलॉजिकल मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कैंसर पैदा करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कार्सिनोजन समझ में आया आपको? ड्रग एंड हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स एंड ड्रग्स, जब भी तो बोलते हैं ज्यादातर नॉर्मली ऑस्ट्रोजन थेरेपी। नॉर्मली कई बार कई फीमेल पूछती है, सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए कौन सी चीज अच्छी है? तो हम क्या बोलते हैं भैया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए सबसे अच्छा बेरियर मेथड यूटिलाइज करो, मींस कंडोम पहनो, वो यूज करो। ठीक है, उसमें भी थोड़े केमिकल्स होते हैं, अंदर जाते हैं, चांसेस होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रोजन थेरेपी और जो तुम माला है, जो पिल्स और जो तुम एबॉर्शन के लिए जो ये मेडिकेशन ले रहे हो, ये मेडिकेशन सारी हार्मोन्स ही तो है। आपकी प्रेगनेंसी हुई, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में थे, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, आप एबॉर्शन करने के लिए आप मेडिकेशन ले रहे हो, वो मेडिसिन क्या करेगी? आपके हार्मोन्स लेवल को बिगाड़ेगी। तो बेटा ऑस्ट्रोजन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जितने भी लोग हैं बता देना, ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना खाएं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैंसर पैदा करती है। नेक्स्ट, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स मींस जो नॉर्मली कई जो ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स काम में ली जाती है, ये ड्रग्स भी कैंसर पैदा करने की क्षमता रखती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। जैसे एग्जांपल के अंदर यदि हम देखा जाए तो बेटा बुसुल्फैन, BUSULFAN, ये जो ड्रग है ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है जो कि कैंसर पैदा करने की क्षमता रखती है। तुम भी ऐसे लिखते जाओ जैसे इनकी तरह एक्टिव रहो। बुसुल्फैन, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है बेटा बुक्स के अंदर लिखी है। बैन का तो अभी मार्केट का तो मेरे को आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, नाइट्रोसयूरिया। नाइट्रोसयूरिया, NITROSUREA, नाइट्रोसयूरिया, ये मेडिकेशंस कैंसर पैदा करती है। तो बेटा अब इस इटियोलॉजी के अंदर हमें क्या समझ में आया भैया? इस इटियोलॉजी के अंदर हमें यह समझ में आया कि हमारे जो कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट है वो फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन और हार्मोन्स एंड ड्रग्स आते हैं। हार्मोन्स एंड ड्रग्स के अंदर ऑस्ट्रोजन थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आती हैं जो कि कैंसर पैदा करती है। ये इटियोलॉजी, ये कॉजेस। आपसे किसी भी डिजीज क्वेश्चन को आपको पूछा जाए कि लंग कैंसर के कॉजेज क्या है, तो आप ये कॉजेज लिख सकते हो। इसके अलावा आपको पता है लंग्स की बात हो रही है तो स्मोकिंग मैन होगा तो स्मोकिंग लिख दो। यदि सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की बात करनी है तो प्रॉपर साइज ऑफ ब्रेजरीज आपको लिखनी है। यदि कोई प्रॉपर साइज की ब्रेजरीज नहीं पहनेंगे, इधर उधर लटके हुए पहनेंगे, दैट विल लीड कैंसर। या डार्क कलर की पहनते, कई बोल पहनते ब्लैक पहनते या कहते दैट विल लीड कैंसर, इट एनहांस। जब भी तो बोलते अरे बेटा ये मेडिकल साइंस में लिखा वी हैव टू यूज एंड बियर द कॉटन क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स, ब्लैक क्लोथ हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बीमारी करेगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। अब आती है हमारी रिस्क फैक्टर्स की बात। ये समझ में आया बेटा? आपको समझ में आ रहा है जो आज बच्चे हैं? आपको आज कम समझ में आएगा, एक साथ तो समझ में आना बड़ा मुश्किल। अब रिस्क फैक्टर्स कौन कौन सी है भाई, कि किस किस कारण कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो आती है बात हमारे रिस्क फैक्टर।
रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आती है हमारी एज। सबसे पहले क्या आ गई? एज। यदि कोई ओल्ड एज का पर्सन है तो उससे ज्यादा चांसेस होंगे कैंसर होने के रादर देन यंग एज, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाएगा, हेल्थी डाइट नहीं ले पाएगा, घूम फिर नहीं पाएगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो दैट विल लीड कैंसर। एज हो गया। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, यदि किसी को पहले ही है फैमिली हिस्ट्री यदि कैंसर की है तो उसके अंदर क्या है, कैंसर का जीन तो पहले ही मौजूद होगा। अब यदि उसे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हो गया तो वो ग्रोथ कर लेगा। नेक्स्ट हो गया यूज ऑफ टोबैको, जो करते हैं वो छोड़ देना। टोबैको, तंबाकू, ये तंबाकू आप चाहे पीने में लो चाहे खाने में लो, नेहा तुम छोड़ देना टोबैको। नेक्स्ट आ गया ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी मोटापा, जब भी तो लोग पतले होने की कोशिश कर रहे हैं। ओबेसिटी मोटापा, दैट विल लीड कैंसर। यूज ऑफ एल्कोहल, जो लेते हो एल्कोहल, ये लीड करता है कैंसर। एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती है? एक्सरेज। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट डाइट। नेक्स्ट हो गया सेक्स। सेक्स का मतलब जैसे मेल पर्सन को लंग कैंसर ज्यादा पाया जाता है, फीमेल को सर्वाइकल कैंसर ज्यादा पाया जाता है, ओवेरियन कैंसर पाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर पाया जाता है, मेल के अंदर लंग कैंसर ज्यादा पाया जाता है, पिनाइल कैंसर उसके बाद होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो लोग मिट्टी की रेतों में या खदानों में काम करते हैं, एस्बेस्टोस, जो खदानों में मिट्टी की रेत में काम करते तो वो मिट्टी उड़ती है और उसको वो इनहेल करते हैं, दैट विल लीड कैंसर। ये कार्सिनोजेंस है। जैसे कोई दुकानदार यदि हाईवे पे खड़ा हुआ तो आदमी बड़ा खुश होता है, अरे यार हमारी तो हाईवे पे दुकान है, हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो हाईवे पे जब ट्रक और गाड़ियां चलती है तो उस मिट्टी को भी तो इनहेल करता है। और यही तो इनहेल एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोसिस, ये डिजीज यही तो है, जो बालू, जो रेत के बारीक बारीक कण है वो तुम अंदर इनहेल कर जाते हो, ये एस्बेस्टोसिस होती है, जो कि आगे कार्सिनोजेंस या कैंसर पैदा करती है। नेक्स्ट स्ट्रेस, यदि आप स्ट्रेस लेते हो, बिना भैया की तरह रहो मस्त, बिल्कुल नो स्ट्रेस, स्ट्रेस देंगे लेंगे नहीं, स्ट्रेस पैदा करता है कैंसर। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस मींस अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, कहां पर कौन सा कैंसर ज्यादा पाया जाता है। जैसे हमारे केन्या और या जो ये इधर की कंट्री पर स्किन कैंसर ज्यादा पाया जाता है, हमारे यहां पर लंग कैंसर ज्यादा पाया जा रहा है मेल के अंदर। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी डिजीज कंडीशंस भी पाई जाती है, उसी तरीके से कैंसर भी होता है, जो मोस्टली कॉमनली होता है। जैसे जो ब्लैक कलर का जो पर्सन होगा, ज्यादा सनलाइट लेगा तो उसको स्किन कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेटस। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेटस का मतलब क्या होता है बेटा? इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेटस। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेटस का मतलब क्या होता है कि बेटा उसने अपना इम्यून सिस्टम का स्टेटस कंप्रोमाइज किया हुआ है, उसको ऑलरेडी कोई HIV, कोई SCV, कोई HBsAg, किसी पर्सन को यदि HIV समझ में आ गया, एड्स की बीमारी है, HBsAg या हेपेटाइटिस B, C, A कोई है, तो उसका इम्यून सिस्टम पहले वीक होगा। यदि ट्यूबरकुलोसिस है तो पहले वीक होगा, और यदि वो फिर वो कार्सिनोजेंस या केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेंगे? ये कैंसर पैदा कर देंगे बेटा। ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हुए। जैसे अब हम इसमें समझ लेते हैं, एज में इसने बताया बेटा कि एडवांस एज कैंसर पैदा करती है, यूज ऑफ टैबैको कैंसर पैदा करता है, यूज ऑफ टैबैको ओरल कैविटी, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीजें पैदा करती है। ओबेसिटी से कोलन कैंसर होता है, कैंसर ऑफ पैंक्रियाज होता है मोटापे से, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। एल्कोहल के यूज करने से लीवर कैंसर, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, थ्रोट कैंसर और लैरिंजियल कैंसर। जहां जहां वो जाता है ना तुम्हारा अमृत, वो अमृत वहां वहां रोग पैदा करता है, और फिर वो बाद में लीवर को तो करेगा जो करेगा। और यदि अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी स्किन के कार्सिनोमा होता है, जिसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा कह सकते हैं। डाइट, हमारे लो फाइबर डाइट, यदि हम हमारी डाइट में यदि फाइबर्स नहीं है तो ये कोलन कैंसर को बढ़ावा देती है, और यदि हाई फैट हम डाइट ले रहे तो ये ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देती है। समझ में आ रहा है दोस्त?
अभी कम समझ में आ रहा होगा, समझ में आ जाएगा। सेक्स, कुछ कैंसर सेक्स के ऊपर डिपेंड करते, जैसे कुछ मेल्स के अंदर होते हैं, कुछ फीमेल्स के अंदर होते हैं। ऑक्यूपेशन के अंदर, जैसे कोई बंदा माइंस के अंदर काम कर रहा है, खदान के अंदर काम कर रहा है, हम लोग एक्सरे मशीन के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा चांसेस रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं, क्योंकि वहां पर रेडिएशंस होती है, उस रेडिएशंस के कारण कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। समझ में आई बेटा? उसके बाद स्ट्रेस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कैंसर ऑफ पैंक्रियाज is more common in developed countries whereas it is rare disease in Japan. Developed countries, जहां जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर पैंक्रियाज के कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं, और गैस्ट्रिक जो कैंसर पाए जाते हैं, नहीं बेटा, जो कैंसर ऑफ पैंक्रियाज इज मोर कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर एज इट इज ए रेयर डिजीज इन जापान। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पैंक्रियाज कैंसर पाया जाता है, जबकि जापान के अंदर बहुत कम पैंक्रियाटिक कैंसर है। उसके बाद गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत पाया जाता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। यूएस के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है बेटा गैस्ट्रिक कैंसर, सबसे ज्यादा जापान के अंदर पाया जाता है और सबसे कम पाया जाता है यूएस के अंदर। समझ में आया बेटा? पैंक्रियाटिक कैंसर अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी मींस अकॉर्डिंग टू लोकेशन और एनवायरमेंट, पैंक्रियाटिक कैंसर सबसे ज्यादा जापान में पाया जाता है। यही हमारा गैस्ट्रिक कैंसर नहीं, हाँ, जापान के अंदर कम पाया जाता है। हाँ, पैंक्रियाटिक कैंसर जापान के अंदर कम पाया जाता है। यही हमारा गैस्ट्रिक कैंसर मोर कॉमन इन जापान, जापान के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यूएस के अंदर बहुत कम पाया जाता है। ये एक जियोग्राफिकल एरिया का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम डिफरेंस का डिस्कशन करते हैं बेटा कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में समझा था इसको, तो अभी मैं आपको एक बार बता देता हूं। बिनाइन जो ट्यूमर होता है वो बेल सर्कमस्क्राइब्ड मींस बेल क्लासिफाइड होगा। जैसे यदि इसको आप बिनाइन ट्यूमर होंगे तो ये बिनाइन ट्यूमर बेल क्लासिफाइड होगा, भैया यहां से यहां फैला हुआ है, ये बेल क्लासिफाइड है, सर्कमस्क्राइब्ड है, एनकैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड है। मैलिग्नेंट पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड होगा, पुअरली डिस्क्राइब्ड होगा मींस फैला हुआ होगा, छितरा हुआ होगा। आप ये नहीं कह सकते कहां मार्जिन खत्म है इसकी। समझ में आ रहा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, बिनाइन ट्यूमर के अंदर सेल वेल डिफरेंशिएट होंगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर सेल पुअरली डिफरेंशिएट होंगी। हमारे बिनाइन ट्यूमर के अंदर सेल की जो साइज है वो स्मॉल होगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो साइज है वो बड़ी हुई होगी, इंक्रीज होगी। मेटास्टेसिस बिनाइन ट्यूमर के अंदर नहीं पाया जाता। बेटा मेटास्टेसिस क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में कैंसर का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। मींस यदि एक सेल में हो गया, यहां पर कैंसर हो गया इस सेल के अंदर, तो ये पास वाली सेल को अफेक्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटास्टेसिस। समझ में आया बेटा? ये हम चीजें कल पढ़ चुके थे, कल आप आए नहीं थे, इस कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको समझ में आ जाएगा जब आप धीरे धीरे ये सारी चीजें पढ़ोगे। मेटास्टेसिस और टिश्यू का जहां से ओरिजिन होता है वो बिनाइन ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है कि कहां से ये फैल रहा है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर वो एब्सेंट होता है। हमारे बिनाइन ट्यूमर की जो स्पीड होती है ग्रोथ की वो स्लो होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की स्पीड तेज होती है और जल्दी होती है। सेकेंडरी चेंजेस हमारे बिनाइन ट्यूमर के अंदर नहीं आते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर सेकेंडरी चेंजेस आ जाते हैं। बिनाइन ट्यूमर यूजुअली कंप्रेस कर देता है सराउंडिंग टिश्यूज को, मींस आसपास के टिश्यूज को सप्रेस कर देता है। और ये क्या करता है बेटा? ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये क्या करता है? घुसता है उनके अंदर। बिनाइन ट्यूमर तो स्प्रेड नहीं होता, स्प्रेड होगा तो क्या करेगा? आसपास के एरिया को इन्फेक्टेड नहीं करेगा, उनको दबा देगा, साइड में हो जाओ मुझे जगह चाहिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है? उनको इन्फिल्ट्रेट करेगा। बेटा मेटास्टेसिस हो रही है ना, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ना एक दूसरे के बीच में। और नहीं बिनाइन ट्यूमर होता तो ये क्या, ये जो सेल होती और इस सेल के बीच में ये क्या होती, ये सेल बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती, ये साइड में खिसते जाते। समझ में आया बेटा? तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर सेकेंडरी चेंजेस नहीं होते, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर सेकेंडरी चेंजेस आते हैं। बिनाइन ट्यूमर के अंदर सराउंडिंग टिश्यूज को ये प्रेशर करते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ये सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वेड करते हैं। बिनाइन ट्यूमर के अंदर एनाप्लेसिया अनकॉमन होता है, इसके अंदर कॉमन होता है। एनाप्लेसिया मींस
बिनाइन ट्यूमर के अंदर किसी सेल को इन्फिल्ट्रेट करना या सेल को खत्म कर देना या डिस्प्लेस कर देना, ये बिनाइन ट्यूमर के अंदर नहीं पाया जाता है और इसके अंदर पाया जाता है। सेल की ग्रोथ दो तरीके की होती है बेटा, एक तो होती है हाइपरट्रॉफी, एक होती है हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है बेटा जैसे इंक्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये एक सेल है, इसी सेल की स्ट्रक्चर का बढ़ना, ये क्या कहलाता है बेटा, हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेसिया क्या होता है बेटा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरप्लेसिया। ये चीज समझ में आई आपको? हाइपरप्लेसिया मींस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। सेल ग्रोथ दो तरीके की होती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी मींस सेल की एक सेल की स्ट्रक्चर बढ़ रही है, ये एक सेल है, इसकी स्ट्रक्चर बढ़ती जा रही है। हाइपरप्लेसिया एक की दो, दो की चार, चार की आठ, आठ की 16, 16 की 32 ये हो रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरप्लेसिया। ये चीज समझ में आई आपको, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। और उसके बाद में प्लीमॉर्फिज्म यूजुअली एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे एनिस्को न्यूक्लियोसिस एब्सेंट होता है हमारे इसके अंदर, और न्यूक्लियोसिस एब्सेंट प्रेजेंट होता है हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। इन्वेजन इनटू लोकल टिश्यू, बिनाइन ट्यूमर नहीं घुसेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर घुसेगा। हाइपरक्रोमेटिन यूजुअली एब्सेंट होते, हाइपरक्रोमेटिज्म यूजुअली प्रेजेंट होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। बिनाइन ट्यूमर लेस हार्मफुल होगा, खतरनाक नहीं होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है, मोर डेंजरस होता है। बिनाइन ट्यूमर का प्रोग्नोसिस गुड है, मींस यदि आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोग्नोसिस मींस आउटकम रिजल्ट अच्छा है, पर्सन हेल्थी हो सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर प्रोग्नोसिस पुअर रहता है बेटा, ठीक है बेटे। आफ्टर रिमूवल ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, यदि हम हमारे बिनाइन ट्यूमर, यदि किसी को कोई ट्यूमर गांठ हो गई है और यदि हम उसे सर्जिकल रिमूव कर दें तो वो दोबारा स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर यदि वहां पे कोई भी चीज बच गई वो दोबारा स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है, ये आप इसमें से मेरे से कॉपी कर ले लेना, इसको आप कॉपी करके लिख लेना। तो इससे क्या होगा, आप में से कोई एक पर्सन भी मोबाइल से फोटो खींच लेगा तो उसको आप ग्रुप में शेयर कर देना, जिसको आप घर पे जाके राइटिंग कर सकते हो, और बाकी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। अभी आप समझ लो बस इस कंटेंट को। उसके बाद में मेटास्टेसिस को आपको पता ही है बेटा, मेटास्टेसिस मींस क्या होता है, मेटास्टेसिस मींस द कैंसरस सेल्स फ्रॉम देयर ओरिजिन टू देयर अनदर सेल। जहां कैंसर सेल पैदा हुई वहां से ये साइड की जो सेल्स है उनको अफेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटास्टेसिस। अब जब कई बार मेटास्टेसिस के बारे में पूछ लेते हैं भैया कि मेटास्टेसिस क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। मेटास्टेसिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मोस्ट बिनाइन ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड। मेटास्टेसिस हमारे कहां होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। तो ये किसके थ्रू स्प्रेड होते, तो सबसे पहले तो होता मेटास्टेसिस स्प्रेड बाय लिम्फेटिक चैनल, स्प्रेड वाया बाय लिम्फेटिक चैनल। लिम्फेटिक चैनल मींस जो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये लिम्फेटिक रूट के द्वारा ये स्प्रेड होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, फ्लूइड, ये फ्लूइड के द्वारा ये स्प्रेड होता है। स्प्रेड बाया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बहता है उस ब्लड वेसल्स के थ्रू यदि कोई मेटास्टेसिस है तो वो वहां से उस ब्लड को लेके आएगा, दूसरी जगह छोड़ेगा, तो दैट विल लीड कैंसर। स्प्रेड वाया बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटीज के थ्रू स्प्रेड होता है। जैसे यदि एब्डोमेन कैविटी है हमारी, ये बॉडी की एक कैविटी है जिसके अंदर यदि किसी एक ऑर्गन को यदि मैलिग्नेंसी हो गई तो वो इधर उधर हिलेगा, डुलेगा, बैठेगा, तो ये पूरी एब्डोमेनल कैविटी को स्प्रेड कर देता है बेटा, इसको बोलते हैं स्प्रेड बाया बॉडी कैविटीज। ये चीज समझ में आई आपको। हमारे ये जो मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस है ये किस किस के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड बाया लिम्फेटिक चैनल, स्प्रेड बाया ब्लड वेसल्स, स्प्रेड बाया बॉडी कैविटीज, स्प्रेड बाया बॉडी कैविटीज, स्प्रेड बाया सीएसएफ। तीसरा हो गया हमारा बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज के बाद में हमारा आता है सीएसएफ। सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन से पीछे हमारी वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर सीएसएफ पाया जाता है।
सीएसएफ किसके अंदर पाया जाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। सीएसएफ कहां पाया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सब एरेक्नोइड स्पेस होती है। ब्रेन की कितनी कवरिंग होती है दोस्त? कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की 3 कवरिंग होती है, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड। सबसे आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं, उसके बाद की लेयर को हम एरेक्नोइड बोलते हैं, तीसरी लेयर को बोलते हैं पाया मैटर। एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में जो लेयर, हाँ आउटर वाली पाया मैटर, दूसरी वाली हमारी जो दूसरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड। और तीसरी वाली को क्या बोलते हैं हम? ड्यूरा मैटर। तो बेटा हमारी जो एरेक्नोइड के साथ में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। बेटा 3 लेयर होती है हमारे ब्रेन की, 3 इन लेयर को बोलते हैं मेनेंजेस। मेनेंजेस जो होती है, एक तो पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड 3 होती है। एरेक्नोइड जो लेयर होती है ना, इसके साथ में एक स्पेस पाया जाता है जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सब एरेक्नोइड स्पेस। ये चीज समझ में आई आपको? सब स्पेस समझ में, ये चीज समझ आए? इस सीएसएफ हमारे ब्रेन से हमारे पीछे वर्टिब्रा और पीछे रीढ़ की हड्डी और नीचे कॉक्सिक्स तक जो हमारे पाए जाते हैं, इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैंसर को ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो बेटा सीएसएफ हो गया। नेक्स्ट हो गया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द कैंसर। कैंसर के दौरान कोई सर्जरी की आपने, ट्रांसप्लांटेशन किया, ट्रांसप्लांटेशन TLANTATION, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है बेटा ऑफ कैंसर, मेटास्टेसिस अकर्स ड्यूरिंग एनी सर्जरी और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू द निडल्स। जैसे बेटा नॉर्मल यदि किसी के एब्डोमिनल कैविटी में कैंसर हो गया, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब तो पता है, पेट के अंदर, अब तुम्हें उसका टेस्टिंग करना है, बायोप्सी लेनी है, तो हम डायरेक्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर निडल नहीं घुसाएंगे, क्योंकि निडल यदि वहां पर गई और मेटास्टेसिस है और वहां से हम उस निडल को वापस लेंगे तो वो टिश्यूज इन्फेक्टेड करते हुए आएंगे और वो कैंसर फैल जाएगा। उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करेंगे, छोटा सा इंसिजन लगाएंगे और विदाउट एनी टचिंग और एनीथिंग हम वहां से एक टुकड़ा लेंगे और हम बायोप्सी को भेजते हैं। मींस हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द कैंसर का मतलब है बेटा, ट्रांसप्लांटेशन कोई सर्जरी करते टाइम, कोई ऑपरेशन करते टाइम, कोई प्रैक्टिकल करते टाइम यदि कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेटास्टेसिस हो रहा है तो हम उस एरिया को छेड़ेंगे नहीं कि वो डिजीज स्प्रेड हो जाए। बायोप्सी जब लेंगे, जैसे यदि यहां है तो यहां से टुकड़ा बाहर से लेके बाहर भेज दिया तो वो अंदर स्प्रेड नहीं करेगा, ऊपर से जस्ट एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ये नहीं तुम अंदर ही घुसेड़ दो उसको तो पता पड़े और ज्यादा स्प्रेड हो जाए, वो पहले कम स्प्रेड था और ज्यादा स्प्रेड हो जाए। तो ये चीज समझ में आई बेटा? अब जब कैंसर की जब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, ग्रेडिंग एंड स्टेजेस ऑफ कैंसर की जब हम बात करते हैं कि नॉर्मली सबसे पहले आता है एक ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर हमारे कैंसर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेडिंग के अंदर हमारे कैंसर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता दूं बेटा, ग्रेडिंग की जब बात आती है कैंसर की ग्रेड, ग्रेड का मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, इसका कहने का मतलब है कैंसर की ग्रेड कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, ये 4 ग्रेड में होती है। ये तो आपको पता होगा बेटा कि जो 4th ग्रेड का कैंसर हो गया मींस ये तो खतरनाक है, बंदे का राम नाम सत्य होने वाला है। ये 4th ग्रेड। 1st ग्रेड के अंदर क्या होता है बेटा? जो सेल्स होती है, सेल्स ग्रोज स्लोली, सेल की जो ग्रोथ है वो स्लोली होती है, शुरुआत है कैंसर की। अब हम जब कहते हैं अरे भाई 1st डिग्री कैंसर हुआ है, 2nd डिग्री हुआ, 3rd, अरे भैया एंड स्टेज कैंसर था। एंड स्टेज मींस 4th डिग्री पे वो कैंसर आ गया भैया। 1st डिग्री का मतलब वो पहले स्टेज पे होता। तो ग्रेड 1 के अंदर सेल्स की ग्रोथ स्लोली होती है, सेल्स का जो नॉर्मल अपीयरेंस नॉर्मल दिखाई देता है आपको, कैंसरस सेल्स वेल डिफरेंशिएटेड दिखाई दे जाती है, यहां डिफरेंट हो गई है ये। एनाप्लास्टिक सेल्स आर लेस देन 25% सेल्स, ऐसी सेल्स जो फंक्शन नहीं कर रही, जो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो 25% ही होती है। ग्रेड 2 के अंदर जो सेल्स का जो अपीयरेंस है वो एबनॉर्मल हो जाता है, स्लाइटली एबनॉर्मल होता है। मींस ग्रेड 1 के अंदर तो आपको दिखाई दे रही है यार ये सेल अलग है, ये बिल्कुल येलो, ये थोड़ी सी रेडनेस आ रही है, तो कैंसर हो सकता है। लेकिन ग्रेड 2 के अंदर स्लाइटली एबनॉर्मल, तुरंत आपको एबनॉर्मल सेल्स दिखाई दे जाएंगी कि यार ये सेल्स अलग है, ये एबनॉर्मल है।
मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड टाइप कैंसर होता है, ये मॉडरेट टाइप का कैंसर होता है। एनाप्लास्टिक सेल्स 25 to 50% हो जाती है। एनाप्लास्टिक सेल्स मीन जो सेल्स किसी काम की नहीं है, बेकार हो गई, अफेक्टेड हो गई है, वो 25 से 50% हो जाती है। आगे बहन जी समझ में। ग्रेड थर्ड की जब बात आती है तो ग्रेड थर्ड मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ कैंसर होता है जिसके अंदर एनाप्लास्टिक सेल्स 50 to 70% हो जाती है। 50 से 70% ऐसी सेल्स हो जाती है जो किसी काम की नहीं होती। ये सेल्स, कैंसर सेल्स मोर एक्टिवली रिप्रोड्यूस होती है, एबनॉर्मल करती है और स्प्रेड करती है और मेटास्टेसिस बहुत जल्दी जल्दी करती है थर्ड स्टेज में। और ग्रेड फोर्थ के अंदर दीज आर मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है, बेजारे अपीयरेंस ऑफ सेल्स होता है, मीन सेल्स तुरंत बेकार सी हो जाती है, डिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। कैंसर सेल्स पुअरली डिफरेंशिएट होती है क्योंकि पस टाइप में फॉर्म हो गई तो आप सेल को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनाप्लास्टिक सेल्स 75% होती है। बेटा कहने का मतलब हमारी ये चारों ग्रेड के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक पर्सन के पास जब कैंसर आता है तो सबसे पहले ग्रेड 1 से आता है और वो ग्रोथ करता हुआ ग्रेड 4 तक पहुंचता है। और जब ग्रेड 4 तक पहुंच जाता है तो ग्रेड 4 के अंदर ट्रीटमेंट, रिकमेंडेशंस और उसकी हेल्थ और लाइफ कम बच जाती है। समझ में आ गया बेटा। उसके बाद में जब हम स्टेजिंग की बात करते हैं कि स्टेजिंग का क्या है, तो इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट्स स्टेजिंग इज द प्रोसेस। कैंसर पेशेंट की जो स्टेजिंग की जब बात करते हैं तो बेटा स्टेजिंग मींस अब कौन सी स्टेज का पेशेंट है। स्टेजिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच साइज ऑफ द ट्यूमर, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ मेटास्टेसिस आर डिस्क्राइब्ड। स्टेजिंग का मतलब है कैंसर सबसे पहले यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो सबसे पहले एक नोड बनाएगा, वो नोड बनाता हुआ धीरे धीरे स्प्रेड करता है, स्प्रेड करते हुए वो वहां पर पस फॉर्म कर देगा, साइड की सेल को अफेक्ट कर देगा। अब यहां से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, झरना बहने लग जाएगा, मवाद आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि आपने फिर भी रिमूव नहीं करा तो ये क्या करता है, ये साइड की जो अपनी लिम्फ नोड्स है उनको अफेक्ट कर देता है एक्जिला के अंदर। तो जब वो पर्सन हमारे पास सर्जरी के लिए आता है तो हम देखते हैं कि ब्रेस्ट का कितना % इन्वॉल्वमेंट है। यदि पता पड़ता है कि पूरा ब्रेस्ट ही इन्वॉल्व है तो पूरे ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। देखा जाता है कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है कि नहीं है। यदि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी रिमूव किया जाता है। तो बेटा स्टेजिंग का फाइंड आउट करना, स्टेजिंग का कैसे पता पड़ता है, ट्यूमर, लिम्फ नोड एंड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस के बेस पर हम कह सकते हैं कि कितना % किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है। कैंसर एंड मेटास्टेसिस के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले जो स्टेजिंग के पता करने के लिए टीएनएम का एक स्टेजिंग सिस्टम है। टीएनएम का स्टेजिंग सिस्टम है जिससे कि स्टेजेस मालूम की जाती है। टीएनएम टी का मतलब होता है बेटा साइज ऑफ द ट्यूमर। टी मींस साइज ऑफ द ट्यूमर। ये स्टेजिंग ऑफ कैंसर के अंदर आता है बेटा, स्टेजिंग ऑफ कैंसर। ये याद कर लेना मेरे दोस्तों, ये याद कर लेना, बड़े फायदे की चीज है तुम्हारे लिए। अब टी के अंदर अब इसकी साइज हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यदि T0 लिखा हुआ है मींस नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, मींस T0 लिखा हुआ है नो एविडेंस, नहीं है ट्यूमर। और यदि T1 लिखा हुआ है या T इज लिखा हुआ है तो कार्सिनोमा इन C2 जहां पे है वहीं पे फैला हुआ है। और यदि T1, T2 और T3 और T4, ये T1, T2, T3 और T4 तक यदि आ गया है तो मींस आपका कार्सिनोमा बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा, मींस कहने का मतलब यह है कि जैसे T1 आ गया, इसकी साइज T2 बड़ी होगी, फिर T3 और बड़ी होगी और T4। यदि आप कैंसर की साइज देखेंगे तो ट्यूमर साइज को डिटेक्ट करता है हमारा T। यदि T4 लिखा हुआ है बिग साइज ऑफ ट्यूमर है। ये चीज समझ में आई बेटा। उसके बाद N का मतलब होता है बेटा लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। N का जो मतलब होता है बेटा वो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। ये मतलब किसका होता है बेटा, N का। ये चीज समझ में आई, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। N0, अब यहां पर यदि N0 लिखा हुआ है तो क्या होगा, N0 का मतलब क्या है, नो लिम्फ नोड। और N1, N2, N3, N4 यदि चल रहा है, N1, N2, N3 तक चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए, तो मींस लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। मींस आपका N1, N2 और N3
मींस लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कैंसर कितना फैल रहा है। अब नेक्स्ट आता है बेटा एम, टीएनएम मॉडल फॉर स्टेजिंग। ये याद रख लेना बेटा, टीएनएम मॉडल फॉर स्टेजिंग, T4, N4 और M4। T4 मींस टोटल, T4 मींस टोटल मास ऑफ ट्यूमर, साइज ऑफ ट्यूमर। T मींस साइज ऑफ ट्यूमर, N मींस लिम्फ नोड, M मींस मेटास्टेसिस। अब बेटा यहां पर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, जब हम मेटास्टेसिस की बात करते हैं बेटा, तो मेटास्टेसिस मींस M0 मींस नो मेटास्टेसिस, M0 मींस नो मेटास्टेसिस। बेटा कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, राइट डाउन एंड एक्सप्लेन द स्टेजिंग ऑफ कैंसर। तो आपको स्टेजिंग के अंदर ये टीएनएम समझाना है। टीएनएम मींस, टी मींस साइज ऑफ ट्यूमर, एन मींस नंबर ऑफ लिम्फ नोड और एम मींस मेटास्टेसिस। यदि M0, N0 या कहीं भी जीरो लग रहा है मींस नो मेटास्टेसिस, N0 मींस नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, और यदि M1 आ गया तो मींस डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट, मींस अभी स्प्रेड करना स्टार्ट हो गया है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, M1। और दूसरा जो हमारा आता है बेटा MX, मींस इसका कहने का मतलब है MX मिक्स, MX हो गया है, नॉट पॉसिबल टू असेस द स्टेटस ऑफ मेटास्टेसिस, नॉट पॉसिबल टू असेस द स्टेटस ऑफ मेटास्टेसिस। ये चीज समझ में आ गई आपको, नॉट पॉसिबल टू असेस द स्टेटस ऑफ मेटास्टेसिस, ये होता है MX मींस मिक्स। तो ये समझ में आ गया टीएनएम मॉडल, आपको टीएनएम मॉडल समझ में आ गया बेटा। अब जैसे नॉर्मली, अब इसके अंदर बेटा जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि T0 है नो ट्यूमर, T1 है तो ट्यूमर। अब देख लो बेटा, एक मिनट, अब मैं आपको इसका समझा दूं, एक थोड़ी सी टीएनएम मॉडल को और समझा देता हूं मैं, और एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये लिख लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। T0 मींस नो ट्यूमर, यदि T लिखा हुआ है तो नो ट्यूमर, और यदि T1 का मतलब होता है ट्यूमर साइज अप टू 2 mm, यदि 2 mm की साइज होती है तो उसको T1 बोलते हैं, और T2 का मतलब होता है 2 to 5 सेंटीमीटर की ट्यूमर साइज, 2 to 5 सेंटीमीटर, बेटा ये एम नहीं है सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर की साइज को हम क्या बोलते हैं बेटा, T2। उसके बाद T3 के अंदर क्या होता है, T3 के अंदर होता है बेटा मोर देन 5 सेंटीमीटर की साइज को क्या बोलते हैं हम, T3। T4 की साइज जो होती है बेटा, मींस ट्यूमर की साइज और बढ़ गई है और स्किन का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। ये चीज समझ में आई बेटा, स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, T4 एक्सटेंड हो गया बहुत, अब कोई लिमिटेशन ही नहीं बची। N0 मींस नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, N1 मींस मेटास्टेसिस टू मूवेबल इंस्पाइलेटर, ये आपको मैं दे दूंगा नोट्स, आप कॉपी कर लेना। N2 का मतलब होता है कि मेटास्टेसिस एक्सिलरी लिम्फ नोड तक पहुंच गया और फिक्स हो गया है। N3 का मतलब होता है मेटास्टेसिस मेमोरी ग्लैंड लिम्फ नोड सबको इन्वॉल्व कर दिया है। M0 नो मेटास्टेसिस, और M1 का मतलब होता है डिस्टेंस मेटास्टेसिस प्रेजेंट। ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, बुक में से याद करने पड़ेंगे स्टेजिंग ऑफ कैंसर के अंदर। ये हमने जो सारी चीजें पढ़ी आपको, ये हमने सारी चीजें पढ़ी। स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी इसने दे रखा है कि स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। जैसे इसके अंदर स्टेजिंग में मैं आपको एक बता देता हूं, यदि स्टेज 0 है तो कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब कार्सिनोमा वहीं होगा, स्टार्ट हुआ है बस, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेटास्टेसिस नहीं होगा, ये स्टेज 0 होती है। जब ये ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 में आता है तो ट्यूमर साइज T1 हो जाती है, मींस स्प्रेड करना स्टार्ट कर देती है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और मेटास्टेसिस भी नहीं होता है। यही आप ब्रेस्ट कैंसर की जब 4th स्टेज में बात करेंगे तो NET मींस ट्यूमर साइज कितनी भी हो सकती है, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट कितना भी हो सकता है और मेटास्टेसिस कितना भी हो सकता है, मींस लिमिट क्रॉस हो गई। ये हमने पढ़ा स्टेजिंग ऑफ कैंसर के बारे में। ये स्टेजिंग ऑफ कैंसर पढ़ लिया, लेकिन याद आपको घर पे जाके करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, किताब को लेके बैठना पड़ेगा, नोट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये सारा कंटेंट हम आपको फोटो खींच के अभी ग्रुप के अंदर सेंड कर देते, जिसको आपको पढ़ना और याद करना है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती।
आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी की हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो। ये हमारा आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी हुआ है। कल से हम कैंसर के चैप्टर्स की स्टार्टिंग करेंगे और वीडियोस आपको डालते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।